आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, ये चैनल बेसिकली बनाया गया है यूपीएससी से रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और इस पे डेली द हिंदू का डिस्कशन होता है। अमिताभ आनंद सर इस पे जो आपको क्लासेस प्रोवाइड होती हैं, जो बताते हैं वो अमिताभ आनंद सर बताते हैं। तो यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें और यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। और इनकी जो पहल है, इन्होंने कोशिश की है जो पढ़ाने की यूट्यूब के थ्रू आपको, उसको सराहते हुए इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब, लाइक और प्यार दें। थैंक यू गाइस। तो चलिए आप लोग वीडियो से जुड़ जाइए अब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपीएससी में, जहां की हम सभी मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के सामने जो लेक्चर लेकर आया हूँ वह है करंट अफेयर्स से संबंधित। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला न्यूज होगा उसमें हम साइगोन पतन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, यह न्यूज हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो अगर आप सभी द हिंदू पेपर को फॉलो करते होइएगा तो अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एक एडिटोरियल आया था जिसमें बोला गया था कि हाल फिलहाल जो चीन की जो नीति है वह कहीं ना कहीं एशिया में एक नए गठन की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यानी यहाँ पे बोला गया था कि कोविड नीति, यानी कोविड के बाद चीन की जो नीति है वह कहीं ना कहीं एशियाई पुनर्गठन को एक दिशा प्रदान करती है। तो उसी में एक टर्म का यूज किया गया था, साइगोन पतन। उसी में लेखक ने साइगोन पतन का जिक्र किया था। तो थोड़ा हम इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि यह साइगोन पतन है क्या। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम और वियत कांग्रेस द्वारा दक्षिण वियतनाम पर कब्जा किया गया था। तो कहने का आशय क्या है कि साइगोन पतन को आप एक ऑपरेशन की तरह समझ सकते हो। यह ऑपरेशन किनके द्वारा चलाया गया था? तो जो पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम है और वियत कांग्रेस दोनों ने मिलकर दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। उसी ऑपरेशन का नाम है साइगोन पतन। तो थोड़ा इसके बारे में और डीपली हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो साइगोन पतन जो है वह लिबरेशन ऑफ साइगोन भी कहते हैं। यानी एक और ये टर्म आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है कि साइगोन पतन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लिबरेशन ऑफ साइगोन भी कहते हैं। तो 1975 में पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम और वियत कांग्रेस द्वारा दक्षिण वियतनाम पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद साइगोन का नाम हो ची मिन सिटी, फिर से मैं इस नाम को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, हो ची मिन सिटी। जैसा कि तो साइगोन पतन के बारे में हमने क्या समझा कि साइगोन पतन एक ऑपरेशन है जो कि पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम और वियत कांग्रेस द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो उनका लक्ष्य था दक्षिण वियतनाम पर कब्जा करना। इसके बाद हमने देखा कि साइगोन पतन को लिबरेशन ऑफ साइगोन भी कहते हैं। यह पीटी फैक्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पीटी फैक्ट के तौर पे हम यहाँ पे याद रखेंगे। फिर हमने देखा कि 1975 में यह ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम और वियत कांग्रेस ने दक्षिणी वियतनाम में साइगोन पतन चलाया था, यह किस वर्ष चलाया गया था? तो यहाँ हम याद रखेंगे 1975। जो स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी, यूपी पीसीएस के तैयारी करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपीएससी डेट वगैरह पे उतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करती है। फिर दूसरा हमने देखा कि जब कब्जा कर लिया गया था तो साइगोन पतन को हो ची मिन भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वह है इंडो पैसिफिक के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वह है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी क्यों चर्चा में रहा? तो जो एडिटोरियल की बात हम लोगों ने अभी किया था कि कोविड-19 के बाद चीन की जो आक्रामक नीति है वह कहीं ना कहीं एशिया में एक नए गठन यानी एशिया के एक पुनर्गठन की ओर ध्यान केंद्रित करता है।
तो उसमें हमने एक साइगोन पटल के बारे में देखा, दूसरा जो एडिटोरियल राइटर ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भी जिक्र किया था, यहाँ पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का भी जिक्र उस एडिटोरियल में किया था। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की क्या महत्ता है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं इंडो पैसिफिक क्षेत्र की क्या महत्ता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जो हमारा विश्व व्यापार है उसमें 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इस क्षेत्र से होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड है उस ट्रेड में जो 75% गुड्स एंड सर्विस का जो यानी वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, उसमें 75% वस्तुओं का निर्यात यहीं से होता है। तो हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इससे जुड़े जितने भी बंदरगाह हैं, यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र से जुड़े जितने भी बंदरगाह हैं वे विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में से शामिल है। यानी कि विश्व में जितने भी बंदरगाह हैं उनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े जो बंदरगाह हैं वह काफ़ी बिजी रहते हैं। ये कहने का मतलब है कि इसी क्षेत्र से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का आगमन होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि 70% वस्तुओं का आयात निर्यात इंडो पैसिफिक क्षेत्र से होता है। फिर नेक्स्ट क्या महत्ता है इसकी, तो जीडीपी में, यानी विश्व की जो जीडीपी है उसमें 60% का योगदान यह क्षेत्र करता है। यानी यहाँ से जो वर्ल्ड की जो जीडीपी है, अगर वर्ल्ड की जीडीपी हम 100 मान लेते हैं तो उसमें 60% जो हिस्सा है उसका योगदान यहीं से होता है। फिर ऊर्जा व्यापार में भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऊर्जा व्यापार में तो किसके लिए, जो उत्पादन करते हैं या जो उपभोक्ता हैं, यानी जो ऊर्जा को प्रोड्यूस करते हैं और जो उसका उपयोग करते हैं, यानी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में। तो हम यह भी देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में कितने देश शामिल है। तो यहाँ 38 कंट्री इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी यह जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है इसमें 38 देश शामिल है। फिर जो कुल सतह, यानी कि जितना क्षेत्रफल है, वर्ल्ड का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें 44% क्षेत्रफल यहीं से आता है। यानी जो विश्व की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें 44% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह यहीं से है। फिर कुल आबादी, जो वर्ल्ड की जो कुल पॉपुलेशन है उसमें 65% योगदान यहाँ से होता है। 65% योगदान इस क्षेत्र से होता है। तो बच्चों हमारे लिए यह महत्वपूर्ण क्यों हुआ, तो जो यूपीएससी के तैयारी करने वाले जो छात्र होंगे आपके लिए यह महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है, तो अगर एशिया प्रशांत की महत्ता के से संबंधित कोई प्रश्न भविष्य में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पे आप इन सब टर्मों का यूज कर सकते हो कि किस आधार पे हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है वह हमारे लिए, वह हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वह है आसियान के बारे में। अब हम आसियान के बारे में देखेंगे। तो आसियान का जिक्र भी उसी एडिटोरियल में किया गया था, जो चीन की जो आक्रामक नीति थी, कि जो चीन की आक्रामक नीति है वो कहीं ना कहीं एशिया को एक नया आधार प्रदान कर रही है, वह उसी एडिटोरियल में आसियान का भी जिक्र किया गया था। तो चलिए हम देखते हैं कि आसियान से संबंधित हमारे पास क्या क्या फैक्ट हैं। तो आसियान जो है, आसियान को हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह कहते हैं। यानी जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उन्होंने मिलकर आसियान का गठन किया है। तो आसियान का गठन उन्होंने क्यों किया है, तो आप जो आर्थिक विकास और आपसी समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि उनका लक्ष्य है कि जो उन्होंने मिलकर आसियान का गठन किया, तो आसियान के गठन करने के पीछे उनका लक्ष्य यही था कि हम मिलकर जो आपस में हम लोग अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर करेंगे और कहीं ना कहीं विकास के मार्ग को अपनाएंगे। यानी कि एक सहयोग की बात की गई थी, आपसी सहयोग की बात आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है
स्टेट पीसीएस वाले या वनडे की एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र, आपके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो वन लाइनर फैक्ट के तौर पे जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें इसका जिक्र किया जा सकता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है स्टेट पीसीएस वालों के। यूपीएससी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है, अगर आप याद रखिएगा तो एक सेंटेंस के तौर पे आप इसका उपयोग कर सकते हो और आसियान के संबंध में आप मेंस में अगर कुछ लिखते हो तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं सदस्य देश कौन कौन से हैं, आसियान के कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो एक हो गया ब्रुनोई, दूसरा कंबोडिया, फिर इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिर म्यांमार, फिलीपींस, देन सिंगापुर, देन थाईलैंड, देन वियतनाम। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यूपीएससी वालों के लिए भी कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान देशों से के आसियान के सदस्य हैं, तो उसमें आप इसे याद रखिएगा कि कौन कौन से हैं। तो हमने देखा एक ब्रुनोई, दूसरा कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा लाओस, पांचवा मलेशिया, छठा म्यांमार, फिर फिलीपींस, देन सिंगापुर, देन थाईलैंड, देन वियतनाम। तो चलिए अब हम आगे जो हमारे पास जो फैक्ट है उसके बारे में देखते हैं। तो भारत, रूस, अमेरिका, यानी भारत, रूस, अमेरिका सहित 23 देश आसियान रीजनल फोरम में शामिल है। यानी आसियान का जो रीजनल फोरम है उसमें कौन कौन शामिल है, तो भारत शामिल है, रूस, अमेरिका, इसके अलावा जो 23 देश हैं वह एक शामिल है। और आसियान रीजनल फोरम का गठन कब हुआ था, तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना है, जैसे कि यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकती है स्टेटमेंट के बेसिस पर कि भारत जो है वह आसियान का एक सदस्य राष्ट्र है, तो यहाँ पे आपके साथ यूपीएससी गेम कर सकती है, क्योंकि सदस्य देश में हमने देखा कि भारत सदस्य देश में शामिल नहीं है। भारत कहाँ शामिल है, तो भारत जो है आसियान का जो रीजनल फोरम है वह उसमें भारत शामिल है। तो रीजनल फोरम की स्थापना कब हुई थी, तो हम याद रखेंगे 1994 में रीजनल फोरम की स्थापना की गई थी। तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होके, यानी कि यूपीएससी कुछ अलग से मेरा ये 100% गारंटी है बच्चों, मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आसियान के संबंध में इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। मैं यूट्यूब के इस पब्लिक फोरम पे मैं सबके सामने इस बात को स्वीकार करता हूं कि आसियान के बाहर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा सीरियस होना है। यूपीएससी बस फेरबदल करेगी, कुछ अलग आपसे नहीं पूछेगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वह है यूरोपीय काउंसिल के बारे में। तो अभी हाल फिलहाल अगर आप लोगों ने देखा होगा कि द हिंदू में एक न्यूज आया था कि भारत और यूए के बीच एक ट्रेड टॉक हुआ है, यानी हमारे जो प्रधानमंत्री है वह यूरोपियन यूनियन के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ व्यापार के संबंध में बातचीत किया गया हमारे प्रधानमंत्री और यूरोपियन काउंसिल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा। तो उसमें थोड़ा सा द्विपक्षीय व्यापार निवेश समझौते का भी जिक्र किया गया था, जो कि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में, जो आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ा यूरोपीय काउंसिल के बारे में समझ लेते हैं, जो कि वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले या पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यूरोपीय काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है चार्ल्स मिशेल। आप इसे ध्यान रखिएगा। अभी यूरोपीय काउंसिल के जो प्रेजेंट में जो चेयरमैन हैं उनका नाम है चार्ल्स मिशेल। तो इसके अलावा थोड़ा सा और बाकी जो संस्थान है यानी वैश्विक संस्थान है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पास्कल लैमी, फिर से याद रखिएगा, पास्कल लैमी डब्ल्यूटीओ के चेयरमैन है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा आईएमएफ, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम के रूप में भी आप इसे जानते होंगे। नेक्स्ट जो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र का जो विकास कार्यक्रम है उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है लुइस फर्नांडो।
मैं फिर से बताना चाहूँगा, यूरोपीय काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष है चार्ल्स मिशेल, पास्कल लेमी WTO के चेयरमैन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF के चेयरमैन है, लुइस फर्नांडो UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूरोपियन आयोग के बारे में। इन सब आयोग और इस यूरोपियन काउंसिल और यूरोपीय आयोग दोनों का जिक्र किया गया है। जो न्यूज यानी कि हिंदू का जो फ्रंट पेज का न्यूज था 15, आप देख लीजिए 2-3 दिन पहले का यह न्यूज है जिसमें कि यूरोपियन आयोग के बारे में भी चर्चा की गई थी। तो यूरोपियन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन। अजीब नाम है इन लोगों का भाई, याद भी नहीं रह पाता याद रखना भी काफ़ी मुश्किल है। चलिए लेकिन पर डे अगर थोड़ा बहुत जो है देखते जाइएगा एक सरसरी निगाहों से तो एग्जाम के टाइम तक तो याद हो ही जाएगा। चलिए और नेक्स्ट जो है वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है डेविड आर मालपास। ये वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है। जैंग जिसेंग IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ नेचर, जो IUCN जो रेड लिस्ट जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड डेंजर संकटग्रस्त प्राणियों के संदर्भ में जो लिस्ट जारी करती है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा समय का अभाव है जिसके कारण मैं नहीं बना पा रहा हूं बच्चों, क्योंकि खुद की भी पढ़ाई करनी पड़ती है तो और आपके लिए कंटेंट भी बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा समय का अभाव है। कोशिश करूंगा मैं IUCN के बारे में भी आप लोगों से कुछ चर्चा करने का। फिर नेक्स्ट हम यूनिसेफ के जो चेयरमैन है उनका नाम है हेनरीटा H फोर्स। तो थोड़ा सा आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वनडे एग्जाम के भी जो हमारे दोस्त जो तैयारी करते हैं, यानी कि वनडे एग्जाम की भी जो दोस्त तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो PCS की तैयारी करते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और UPSC में कभी कभार इनकेस ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर ऑप्शन के तौर पे इनका जिक्र हो सकता है तो थोड़ा सा हम लोगों को भी यानी कि UPSC वाले भी हमारे जो मित्र हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज है बस। मैंने आपसे बोला था द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौते के बारे में, जो हाल फिलहाल जो भारत और UAE के बीच जो ट्रेड पे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौते का भी जिक्र किया गया था। तो हमारे लिए पहला जो फैक्ट जो याद रखना हम लोगों को है वह है कि यह किन दो राष्ट्रों के बीच किनके बीच है? तो भारत और यूरोपियन यूनियन, यानी जो यूरोपियन यूनियन है उन दोनों के बीच ये समझौता हुआ नहीं है, पहले से ही समझौता ये हुआ था, लेकिन किसी कारणवश अगर आप उस एडिटोरियल को एनालाइज किए होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यह समझौता क्यों रुका था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की भी कुछ मांगे थे। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता हूँ यूरोपियन यूनियन की क्या मांग थी। तो जो यूरोपियन यूनियन का कहना था कि ऑटोमोबाइल्स पे जो भारत जो टैक्स लगाता है उसमें छूट भारत को दे। इसके अलावा उन्होंने स्प्रिट पे, डेयरी प्रोडक्ट पे छूट की मांग की थी। और भारत का क्या मांग था? तो भारत चाहता था कि डाटा संरक्षण देश का दर्जा जो है यूरोपियन यूनियन उसे दे। तो इन्हीं सब कुछ कारणों से ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, जिसमें कि वर्तमान में अब इसकी आवश्यकता एडिटोरियल राइटर ने बोला था कि अब इसकी आवश्यकता आन पड़ी है। तो थोड़ा देख लेते हैं यह द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश समझौता क्या है। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार, यानी वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निवेश में जो अड़चनें हैं उन अड़चनों को दूर कर भारत और EU के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना। यानी बस हमें बस इतना ही याद रखना है कि यह द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो है इसका लक्ष्य है कि जो व्यापार में जो अड़चनें हैं या अर्थव्यवस्था में जो निवेश के संबंध में जो अड़चनें हैं उन अड़चनों को दूर करके भारत और EU के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है इसे बढ़ावा देना। फिर हम थोड़ा सा यह देख लेते हैं यह ग्रीन डील के बारे में, जो कि हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि ग्रीन डील क्या है। तो ग्रीन डील परियोजना जो है यूरोपियन यूनियन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन का लक्ष्य है कि जो 2050 तक यूरोपियन
यूरोपियन महाद्वीप में जो कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको खत्म करना या न्यूट्रल करना, न्यूट्रल जैसे शून्य करना, यह लक्ष्य रखा गया है। तो यूरोपियन यूनियन द्वारा औद्योगिक ग्रीन डील के द्वारा यूरोपियन महाद्वीप को 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो द्विपक्षीय व्यापार समझौता के बारे में जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वह यही है कि भारत और ईयू के बीच है, और इसका लक्ष्य क्या है, भारत और ईयू के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार है इस व्यापार को बढ़ावा देना, जिसके लिए जो वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार में अड़चने हैं या अर्थव्यवस्था में जो निवेश के संबंध में जो अड़चने हैं उन अड़चनों को दूर करना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज है एशियन डेवलप्ड बैंक के बारे में। तो एशियन डेवलप्ड बैंक ये चर्चा में क्यों था? एशियन डेवलप्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है वही जो हमारे वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे वालों के लिए भी यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपसे जो है वन लाइनर फैक्ट के रूप में आप यह पूछा जा सकता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? तो यह एक क्षेत्रीय बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक क्षेत्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय इसका फिलीपींस में है। अभी हाल ही में अशोक लवासा, यह भी महत्वपूर्ण है, यह नाम थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। चलिए तो चलते चलते हम एक और फैक्ट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा है कि अमेरिका ने हांगकांग को स्पेशल व्यापार स्टेटस का दर्जा समाप्त किया है। अमेरिका ने हांगकांग से स्पेशल व्यापार स्टेटस का दर्जा वापस ले लिया। तो बच्चों आज का जो आप लोगों का जो होमवर्क होगा, आप लोग इसे गूगल कीजिएगा और पता करिएगा कि यह स्पेशल व्यापार स्टेटस है क्या और यह किन आधारों पर कंट्री को दिया जाता है। यह अमेरिका द्वारा दिया जाता है। मैं इतना आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका यह स्टेटस जो है प्रदान करता है देशों को। तो अभी हांगकांग को स्पेशल व्यापार स्टेटस के दर्जे से अमेरिका ने अलग कर दिया है। तो बच्चों आज का हमारा जो डिस्कशन है वह यहीं तक है। बच्चों मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। तो बच्चों थोड़ा सा मैंने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम का यह लक्ष्य है कि मैं गाँवों के उन खेतों में कार्य करने वाले मजदूरों तक पहुंचना चाहता हूं जिनके पास वास्तव में कौशल तो होता है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढ कर निकालता हूं, तो आप लोगों की भी थोड़ी बहुत तो जिम्मेवारी जरूर बनती है कि इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप उस जो है वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब का जो बटन होता है उस बटन को भी आप लोग दबाइए, जो कि आप लोगों को अगर मैं कोई नया वीडियो बनाता हूं या आप लोगों के लिए नए कंटेंट तैयार करके लाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो प्लीज़ बच्चों इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि यह वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचे जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। मैं यह नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारा समाज का तो एक वर्ग ऐसा है जो कि दिल्ली या बड़े बड़े मेट्रो सिटी में जाकर वो अपनी पढ़ाई जो है उस पढ़ाई को पूरी कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग है जो कि इन सब सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित है। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मुझे पता है कि वास्तव में जो ग्रामीण जो जनता है उसमें जो एक ऐसा वर्ग है जिनके पास वास्तव में कौशल तो है लेकिन
सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वह मुख्य धारा से कहीं ना कहीं अलग हो गए हैं। तो कृपया मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे शेयर जरूर कीजिए बच्चों। मैं लाइक करने के लिए मैंने अपने किसी भी वीडियो में आप लोगों से यह नहीं बोला है कि आप मेरा वीडियो लाइक करो। बच्चों कंटेंट अच्छा है तो आप रूपी लोग इसे पसंद करेंगे ही, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। साथ ही साथ इसे शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी और नए जोश के साथ। तो धन्यवाद।